हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज इस टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे। और आप सभी लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा। मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिचुएशनल हैं और ज़्यादा टफ, मतलब ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो यूजुअली आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी जगह इसी नेचर के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने ढेर सारे सेट को सॉल्व किया है। अगर आप पीछे की क्लासेस देखें तो वो देख पाएंगे। और ये जो पीडीएफ होगी विद आंसर की, वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स, जो हमारे ऐप पे स्टूडेंट्स हैं, उनको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 से इस सेट की शुरुआत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिखा है, इफ यू फाइंड दैट मेनी स्टूडेंट्स टेक लीव ऑन द डे ऑफ वीकली टेस्ट, देन व्हाट सॉल्यूशन यू वुड लाइक टू डिवाइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, एक साइड आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखेगा, एक साइड हिंदी में, लेकिन मैं किसी एक को ही पढ़ के सॉल्व कर दूंगा। बाकी आप एक बार देख लेना, आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन क्या दी गई है। यदि आप पाते हैं, आप एक टीचर हैं और आप देख रहे हैं कि जो भी वीकली टेस्ट हो रहा है, साप्ताहिक परीक्षा हो रही है, कि दिन कई छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस दिन अब्सेंट हो जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या समाधान निकालेंगे। मान लीजिए आप वीकली टेस्ट सैटरडे को ले रहे हैं, ठीक है, और सैटरडे को ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गायब हो जा रहे हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे। ऐसा आप लोग खुद भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एज ए टीचर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे, ये यही तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप के अंदर कैपेबिलिटीज है कि नहीं टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की। तो इसका आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। आप साप्ताहिक परीक्षण करना बंद कर देंगे क्या? अगर बच्चे अब्सेंट हैं तो आप एग्जाम लेना ही बंद कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इस संदर्भ में अनुपस्थित छात्रों के माता पिता, अभिभावक को सूचित करेंगे। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए हम मान सकते हैं कि अगर नहीं आते हैं तो उनको हम सूचित करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, आप अगले ही दिन अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा लेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो लोग नहीं आए हैं अगले दिन आए, तो उनके लिए। लेकिन अब होगा क्या कि वो सेट तो आप कराओगे नहीं जो प्रैक्टिस सेट आपने पहले करा दिया है। अब ये यहाँ पे फिर डी ऑप्शन देखिए, आप सप्ताह के किसी भी दिन साप्ताहिक परीक्षा लेंगे। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपको बता दें, आप कहोगे कि सर आप तो अपने मन का जो दो सही लगता है तो आप जो कहते हो वही सही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी जो सबसे सटीक हो, हम उसे चुनते हैं। और यही टीचिंग एप्टीट्यूड में कंफ्यूजन का कारण होता है। जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सर बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ही क्यों। देखिए, समझिए इसको कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप, ठीक है, आप सूचित कर देंगे, लेकिन कितने लोगों को? अगर 10 लोग गायब है तो 10 लोगों के फैमिली में सूचित करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना आसानी से। आप पहले जो स्ट्रेटजी अपनाओगे, आप ये करोगे, जो सैटरडे को आप एग्जाम लेते थे वीकली टेस्ट, वो विदाउट प्रायर नोटिस आप उसको फ्राइडे को ही ले लोगे, आप उसको थर्सडे को ही ले ले, यानी डे ही चेंज कर दोगे आप। कि स्टूडेंट्स जो सैटरडे सोच रहे थे सैटरडे को टेस्ट होता है, उस दिन गायब रहेंगे, तो उससे पहले आप ले लोगे, तो कम से कम इस समस्या का समाधान आप निकाल लोगे। और आगे जितने भी आप टेस्ट लोगे, बिना किसी, मतलब किसी भी डे आप ले सकते हो, रैंडम टेस्ट। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, वाई डज द टीचर कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग। कक्षा शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण का मतलब होता है क्लासरूम टीचिंग के दौरान, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछना क्यों जारी रखता है। आप लोग भी जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप लोगों से टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पढ़ा लेंगे, कुछ लोग बात भी कर रहे होंगे, या कुछ जैसे भी वो चाहे नोटिस करेंगे, किसी को उठा सकते हैं या आपसे हैंड रेज करवा सकते हैं, सभी लोग हाथ उठाइए। ऐसा क्यों? देखिए, आपको देखना, सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन रिमेन्स फोकस्ड। क्या बच्चों का कंसंट्रेशन फोकस्ड रहे, इसलिए ये एक छोटा सा कारण ये भी है। इसको हम अभी कंसीडर करते हैं, ताकि बच्चे विषय की गंभीरता को समझते रहें। तो बिल्कुल नहीं, सीरियसनेस को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछना कोई लॉजिक नहीं दिखता है। ताकि बच्चों में अभिव्यक्ति की शक्ति विकसित हो, इट मीन्स सो दैट द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रेन, या ताकि बच्चों को नए अनुभव प्राप्त हो। तो क्वेश्चन पूछने से कोई नए अनुभव प्राप्त होने का कोई रिलेशन, यानी न्यू एक्सपीरियंसेस का कोई रिलेशन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन सी।
आप कहेंगे सर कैसे? क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है कि आप अपने जो आंसर हैं, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाएँगे, उसका पर्पस ये होता है कि आप अपने जो एक्सप्रेशन पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, उस क्वालिटी को आप डेवलप कर पाएँ। हर एक स्टूडेंट्स जो भी सोच रहा हो उस आंसर के बारे में, वो उसको एक्सप्रेस कर पाए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कंसंट्रेशन के लिए और चीज़ें होती हैं, कंसंट्रेशन के लिए अचानक पूछा जा सकता है। कंसंट्रेशन के लिए यानी ये इसके आगे और क्वेश्चन आएँगे, तो मैं अभी आगे आपके बताने भी वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। विद द हेल्प ऑफ कुमुलेटिव आर्काइव्स, एक संचयी संग्रह की मदद से। अब ये कुमुलेटिव आर्काइव या कुमुलेटिव रिपोर्ट क्या होती हैं, इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर हाई स्कूल तक किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का नाम है एबीसी। अब वहाँ पे उसकी पूरे रिपोर्ट कार्ड होंगे और एक फाइल होगी उसके नाम से, उसमें क्लास 6 से लेकर हाई स्कूल तक हाफ ईयरली जो भी एग्ज़ाम्स हैं, क्लास टेस्ट अगर ना भी हो तो जैसे हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गया, सबकी रिपोर्ट हो गई, कितना परसेंट आया था, उसी को क्युमुलेटिव आर्काइव कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? यानी स्कूल, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों करता है? हर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट रखता है, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट कह सकते हैं आप, लेकिन वो स्कूल के ही पास रहती है। अब देखिए इसका रीजन क्या हो सकता है? द मोरल लेवल ऑफ चिल्ड्रन कैन बी इवेल्युएटेड, क्या बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन? तो उसमें नैतिक स्तर की कोई बात नहीं लिखी होती, उसमें सिंपली मार्क्स या ग्रेड लिखा होगा, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों की शैक्षिक प्रगति की गति ज्ञात की जा सकती है, इट मीन्स द पेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी नोन, ये भी देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, चिल्ड्रन कैन बी डिसिप्लिन, क्या उससे बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चों के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे ये नहीं कहा है किस टाइप के विकास को, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा क्लियर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी जो ये रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, वो हमें ये दिखाएगा, वो इस स्कूल को, वो स्टूडेंट को या उसके गार्जियन को ये दिखाएगा कि बच्चे का जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, वो कैसा है। यानी क्लास 6 में जो बच्चा 60% लाता था, अब अगर 80% ला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्रेस किया है पहले से और उसकी एजुकेशन पहले से बेटर हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 84th है, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक्सपीरियंस टीचर लिख देगा यानी अनुभवी शिक्षक, फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हु इज एक्सपीरियंस टीचर, आप किसी एक्सपीरियंस टीचर मानते हैं? ऑप्शन देखिए, डू नॉट प्रिपेयर देयर लेसन्स एट होम टू टीच स्टूडेंट इन क्लास, यानी जो कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर पाठ तैयार ना करे, यानी जो पहले से कोई प्लानिंग ना करे, क्या वो एक्सपीरियंस टीचर है? तो बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो या उसकी उम्र 50 वर्ष हो, सबके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो भी पढ़ाने वाले हैं, अगर मैं आपको आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैंने पहले से तैयार किया है कि आपके कौन-कौन से सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से उसको बताना है, कहाँ किस एग्ज़ाम्पल का यूज़ करना है, तो इसलिए इसी को लेसन प्लान भी कहेंगे जब आप लोग बीएड करेंगे। और क्वेश्चन ऑप्शन बी देखिए, इजीली इस्टेब्लिश डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, यानी क्या वो टीचर अच्छा है जो इजीली डिसिप्लिन इस्टेब्लिश कर दे? तो ऐसा जरूरी नहीं, वो तो डरा कर भी किया जा सकता है। यहाँ पे बात एक्सपीरियंस टीचर की आ रही है, जैसे आप कहते हैं ना कि उन सर से हम पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उसका बेसिक मीन क्या है उस एक्सपीरियंस्ड वर्ड का? कि जो छात्रों को होमवर्क ना दे, यानी होमवर्क नहीं देने वाला एक्सपीरियंस्ड है? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कैन मेक द लेसन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। एक्सपीरियंस्ड का मतलब ही होता है कि वो आपको पढ़ाए, इस तरीके से पढ़ाए जैसे लगे कि हाँ, ये टीचर कितने अच्छे तरीके से जानता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को भी समझ रहा है, कि हमें जहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है, तीसरा एग्जाम्पल बता रहा है, हमसे फीडबैक ले रहा है, यानी आपको पढ़ाने के लिए वो चीज़ों को इतना इंटरेस्टिंग बना दे रहा है कि आप जैसे, अगर मैं एक अच्छा टीचर तभी हो पाऊंगा जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को इस तरीके से पढ़ा दूं कि आप फ्यूचर में कभी भी जो भी क्वेश्चन आपको दिखे, तो उसको आप इजीली हंसते मुस्कुराते हुए उसका आंसर करें, जो ये कहने का मीन होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ स्टूडेंट हैज आस्क्ड यू ए क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, एक दो बार इस टाइप के। If a student has asked you a question and you are not aware of
इट्स आंसर। देन व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन सच सिचुएशन? अगर आपसे ऐसा बहुत बार होता है कि आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप जैसे एक टीचर हैं और आपसे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, वो हो सकता है सिलेबस का हो ना हो, और आपको उसका जवाब और उसकी जानकारी ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को एक चीज बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, ना हुआ है ना होगा, जिसे सब कुछ आता हो। तो कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं, ये पूछ दिया मुझे नहीं आ रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपके सिलेबस से नहीं संबंधित है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या बोलेंगे, यही तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बताता है और यही तो पढ़ने का फायदा है। ऑप्शन देखिए, यू वुड टेल दैट स्टूडेंट दैट द क्वेश्चन इज इलॉजिकल। क्या आप छात्र से ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है? तो बिल्कुल नहीं। आपको नहीं आता है अलग बात है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। अगर होगा भी तो आप उसको बताएंगे। यू वुड नॉट लाइक टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ दैट स्टूडेंट्स। क्या आप उस बच्चे का आंसर नहीं देंगे? तो बिल्कुल नहीं। आप उसको डांटेंगे कि ऐसा वो क्वेश्चन ना पूछे? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आपके एग्जाम में जब आपने देखा कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे आंख बंद करके ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप बीएड करेंगे या कोई भी ऐसा बीएड एमएड, जब आप कोई टीचिंग प्रोग्राम करते हैं तो वहां यही सिखाया जाता है कि आप, यानी यू वुड टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड फाइंड आउट द आंसर ऑफ द दैट क्वेश्चन एंड टेल हिम अबाउट द सेम द नेक्स्ट डे। यानी आप ये कहेंगे ठीक है, अभी आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब ढूंढकर आपको अगले दिन बताऊंगा। यानी आप उसको ये कह सकते हैं और वो वेट करेगा कि सर अगले दिन बताएंगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा और ये आपको भी अपनाना होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स? छात्रों को होमवर्क देने के बारे में आपकी क्या राय है? होमवर्क क्यों देना चाहिए या क्या है होमवर्क से संबंधित फैक्ट्स? आप ऑप्शन में दिखेंगे। हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नीड नॉट टू बी गिवन होमवर्क। क्या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको होमवर्क की जरूरत नहीं होती है? पढ़िए आप सभी लोग, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीक स्टूडेंट शुड बी गिवन सिंपल होमवर्क। क्या कमजोर बच्चों को सरल होमवर्क देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द स्टूडेंट शुड बी गिवन द सेम होमवर्क। क्या सबको सेम देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप ऐसे देख सकते हैं, जब 3 नहीं सही है तो यानी ऑप्शन डी। छात्रों को उनकी क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार घर का काम देना फायदेमंद है। यानी अगर आप देख रहे हैं कोई वीक स्टूडेंट्स है तो उसको थोड़ा सा, यानी अगर आप उसको थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन का होमवर्क दें, और अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके लेवल थोड़े से बढ़ा दे। इट मीन्स इट वुड बी बेनिफिशियल टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। आपको लग रहा है कि किसी बच्चे की मैथ्स वीक है तो उसको पहले बेसिक क्वेश्चंस का होमवर्क में दें कि वो पहले बेसिक करके लाए, तब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं। अगर पहले ही आप उसको टफ क्वेश्चन देने लगेंगे तो वो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, जल्दी, क्योंकि ये है आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड एड्स इन द क्लास इज। जो कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री या सहायक सामग्री का उपयोग है वो क्यों है, क्यों जरूरी है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर। या जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए जरूरी है। मैंने आप लोगों को टीचिंग ऐड पढ़ाया, ऑडियो विजुअल मटेरियल का मतलब अगर एक टीचर पढ़ाते हुए मैप का यूज़ कर रही है या मैप का यूज़ कर रहा है, मेल हो फीमेल हो, ग्लोब का यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई पिक्चर्स का दिखा रहे हैं, आपको चार्ट पेपर पे मैप दिखा रहे हैं, या कोई मूवी दिखा रहे हैं, या कोई सीन कोई वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑडियो विजुअल हुआ। यानी हालांकि यहाँ पे ऑडियो विजुअल लिखा है, हालांकि ऑडियो ये सिर्फ विजुअल होते हैं, मैप्स ग्लोब। और ऑडियो विजुअल में खासकर आपकी जो वीडियोस हो गई या प्रोजेक्टर के थ्रू जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको ऑडियो विजुअल मटेरियल कहते हैं। तो किसके लिए उपयोगी है? उन छात्रों के लिए जो अधिक उपयोगी, जो बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है या छात्रों की एकाग्रता को मुख्य विषय से दूर ले जाता है। ये तो नेगेटिव पहले ही है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए होगा। ये मोर यूजफुल है जो स्लो लर्नर है। जैसा किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ इस तरीके से कैसे बने हैं, आपने एक वीडियो दिखाया टीचर ने कि देखिए पहाड़ एक टेक्टोनिक प्लेट्स को इस वजह के होने से इस तरीके से इनके शेप बनते हैं, कितने टाइप्स के बने हैं। तो ये क्या होगा, जो लोग नहीं सीख पा रहे थे वो इजिली सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, द स्टूडेंट्स हु हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स। छात्र वो अन्य छात्रों की मदद करता है। छात्र जो अन्य छात्रों की मदद करता है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। क्या वो जो अन्य छात्रों की मदद करेगा वो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होगा? तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो बिल्कुल नहीं। समाज में सम्मानित होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है। एक अच्छा शिक्षक बन जाता है या एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करता है, जैसे आप भी हेल्प करेंगे तो आप एक गुड सिटीजन बनेंगे। ठीक है, उसमें मार्क्स का तो कोई लेना देना नहीं है। जरूरी भी नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप टीचर बन जाएं, ऐसा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 50% चांस होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आप टीचर, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ऑप्शन देखिए, योर पेरेंट्स एंड गार्जियन वांट टू बी वन। क्या आपके जो गार्जियन है वो पेरेंट्स चाहते इसलिए आप बनना चाहते? तो बिल्कुल नहीं। यू वुड गेट ए जॉब, आपको नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां पे थोड़ा सा आइडियल होना है। आप कहेंगे ये सभी को पता है कि नौकरी के लिए ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं आइडियल होकर उसका आंसर देंगे। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हैव बिकम टीचर, क्या आपके सारे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो टीचर हैं? इसलिए नहीं। राइट आंसर होगा यू हैव एन इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड टीचिंग, यानी आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। और इससे बेस्ट ऑप्शन अभी तक नहीं ढूंढा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 90 है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू हैव, शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है? बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को किस मेथड से पढ़ाना है। उसको क्वेश्चनायर मेथड है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ग्रुप स्टडी है, प्रोजेक्ट मेथड है, ढेर सारे मेथड्स हैं, गेम प्लेइंग मेथड्स हैं। यानी आपको ये टीचर डिसाइड करेगा कि वो अपने टॉपिक को किस तरीके से बेहतर पढ़ाना चाहता है। छात्रों के बारे में ज्ञान, यानी उसको सीडीपी यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और उसको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक टीचर के लिए। इसीलिए जो लोग क्वालिफाइड होते हैं बीएड या डीएलएड या एमएड, उनको वेल क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट भी मानती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, इफ यू एज ए टीचर यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट देन ओनली, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने विषय का पूर्ण ज्ञान रखते हैं तो ही। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो इससे क्या फायदा होता है वो आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली। ऑप्शन करेंगे आप सभी लोग, देखिए आप छात्रों को सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके छात्र अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे, तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज अच्छी हो तो छात्रों के अंक अच्छे आए। है मतलब रिलेशन है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, या आप अपने छात्रों के संदेह को खत्म करने में सक्षम होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? 91 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट द डाउट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो जो भी डाउट आएंगे उस सब्जेक्ट में आप उनको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स यू वुड लाइक टू टीच। एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको तो लगेगा सर मैं इंटेलिजेंट छात्रों को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये मैटर ही नहीं करता है कि आपकी कोई डिमांड हो कि हमारे स्टूडेंट्स इस टाइप के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। यानी राइट आंसर क्या होगा कि वो जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको भी, जो औसत हैं यानी एवरेज हैं उनको भी, जो बिलो एवरेज है उनको भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि आप
सब तरीके के छात्रों को पढ़ाना चाहेंगे। यही आप आंसर भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करिए। इफ ए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज absent फ्रॉम द क्लास देन यू वुड। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र कक्षा में अनुपस्थित है, absent है, तो आप क्या करेंगे? ये थोड़े से जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, ये सब हैं आपके सिचुएशनल। इसको आप प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हैं। इसकी कोई थियरी बेसिक नहीं होती है कि कोई थियरी पढ़ा दी जाए थियरी क्लास में। इसको प्रैक्टिस से ही करना होता है। कक्षा के अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछेंगे, ये भी एक तरीका होता है। आप छात्र के माता पिता यानी आस्क द पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑफ दैट स्टूडेंट्स अबाउट द अब्सेंस। इस घटना को ध्यान देना पसंद नहीं है, यानी आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसको पनिश कैसे करेंगे, वो आ भी नहीं रहा है। तो इसका जो सही तरीका होगा कि पहले आप पता करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो आप एक टीचर हैं, तो इसलिए दूसरों के बारे में दूसरों से ये नहीं पता करेंगे। आपका काम ये होगा कि आप सीधे गार्जियन को कॉल करें। आप पहले ये पता लगाएंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप गार्जियन से कांटेक्ट में रखेंगे। इसीलिए टीचर और गार्जियन का रिलेशनशिप भी पढ़ाया जाता है, किस तरीके से टीचर्स को गार्जियन से कांटेक्ट में रहना चाहिए कि बच्चे के बारे में और बेहतर जान सके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 94 है। इफ ए स्टूडेंट्स मिसबिहेव विद यू देन व्हाट वुड यू डू। अगर कोई छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, और मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, तो आप क्या करेंगे? अपना बदला ले लो, यानी आप अपना बदला लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिवेंज, आप एक टीचर को बहुत ही लिबरल होना पड़ता है, बहुत ही लिबरल होना भी चाहिए। आप लोग भी उसी टीचर को पसंद करते हैं। रिमेन अवे फ्रॉम हिम, आप उससे दूर रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। पार्डन हिम, अगर आप पहले उसको क्षमा करोगे। अगर फर्स्ट टाइम कोई आपके साथ मिसबिहेव भी करता है, तो इतना सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसको क्षमा कर दें, उसे माफी मांगने मांगने पर मजबूर ना करें। आप कहेंगे सर ठीक है, मैंने एक बार तो माफ कर दिया। अगर वो दोबारा गलती करता है, तब आप उस सिचुएशन में आप प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे कि एक स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है। तो प्रिंसिपल का काम मैनेजमेंट का होता है, वो देखेगा कि क्या एक्शन लेना है। अगर उसके बाद भी वो नहीं ठीक होता है, तब आप उससे गार्जियन को बुलाएंगे। ये एक तरीके से ये प्रोसेस है, इस तरीके से ही आप डील करते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर देखिए। इफ एज ए टीचर यू हैव इनफ टाइम व्हाट वुड यू लाइक टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इट। यदि आप शिक्षक हैं और एक शिक्षक के रूप में आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप इसका बेहतर उपयोग कैसे करना चाहेंगे? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का मीन जो होता है वो ये होता है, वो आपसे जान सके। जैसे मान लीजिए समर वेकेशन आ गया, ठीक है, समर वेकेशन आ गया, आप एक टीचर को अभी पढ़ाना नहीं है, तो आप उस समय को अपने वो कैसे यूज करेगा? थ्रू एनी पीस ऑफ वर्क थ्रू विच मनी में बी अर्नड, यानी कुछ इस तरीके का कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे और पैसा आए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्रू ट्यूशन वर्क, ट्यूशन नहीं पढ़ाना होता है गवर्नमेंट टीचर या टीचर जॉब में, ट्यूशन अलाउड नहीं है, आपको पता होगा। थ्रू सम रिस्पेक्टफुल डीड एंड पीस ऑफ वर्क, यानी कुछ सामाजिक कार्य करेगा, सम्मानजनक कार्य करेगा? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वो टीचर है, तो थ्रू सेल्फ स्टडी। अगर उसको समय मिला है तो वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसको और अधिक से अधिक वो नॉलेज इकट्ठा करे, ये ज़्यादा बेटर होगा। और आपसे एग्जामिनर इसी ऑप्शन की उम्मीद भी करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। व्हाट वुड यू कंसीडर द टीचिंग प्रोफेशन टू बी रिस्पेक्टेबल। आप शिक्षण पेशे को सम्मानजनक क्यों मानते हैं? अभी भी आपको पता है कि अगर देखा जाए टॉप 5 में, टॉप 4 में, टॉप 3 में, तो मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो प्रोफेशन है उसमें टीचिंग आती है, डॉक्टर आते हैं, ये और भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में टीचर आपको जरूर मिलेंगे। चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी टाइम स्पैन रहा हो, सब में टीचर्स की वही वैल्यू रही है। 96 का आंसर करेंगे आप सभी लोग कि आई गेट मैनी हॉलीडेज इन प्रोफेशन, मुझे बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं इसलिए मुझे पसंद है? तो बिल्कुल नहीं। आई गेट गुड इनफ सैलरी इन दिस प्रोफेशन, बिल्कुल नहीं, इसलिए पसंद है। आई एम एबल टू डोमिनेट चिल्ड्रेन, क्या मैं डोमिनेट बच्चों पे हावी होने में सक्षम हूं? इसलिए बिल्कुल नहीं। राइट आंसर विल बी आई गेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी आप इस प्रोफेशन से आपको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, आप गुरु कहलाते हैं, आप गॉड का एक रूप कहलाते हैं, तो ये सम्मान मिल रहा है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 97 का आंसर करेंगे। हाउ कैन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग बी रिमूव फ्रॉम एमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के बीच से चोरी करने की आदत को दूर की जा सकती है, किस तरीके से? अगर आपने देखा कि आपके क्लास में कोई बच्चा जो है वो चोरी कर रहा है, या कोई
कोई भी चीज़ चुरा ले रहा है किसी के बैग से, तो आप उसको उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे? बाय गिविंग हार्श पनिशमेंट, आप उसको कठोर दंड देकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप पनिशमेंट का जहां भी वर्ड आएगा आप उससे थोड़ा सा बचेंगे। पनिशमेंट से कभी क्वेश्चन ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये ध्यान रखिएगा, पहले से आप इसको समझ लें। बाय गिविंग देम द थ्रेट ऑफ कोएरेक्शन और पनिशमेंट का आप उसे जबरदस्ती सजा देने की धमकी देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको फटकार लगाकर, तो फटकार भी नहीं, आप उसको अच्छी तरह सलाह देकर कि अगर आप चोरी करते हो तो आपको बच्चे मैं शेम शेम करवाऊंगी, या बच्चे आपको पसंद नहीं करेंगे, या आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, यानी ये सब गुड एडवाइस में आता है। एंड कीपिंग ए विजिलेंट आई ओवर देम, आप उस पर ध्यान भी रखेंगे कि वो कहाँ बैठ रहा है और उस बच्चे के बगल का सामान गायब हो रहा है, यानी कुछ समय के लिए आप उस पर ध्यान रखेंगे, तो उसकी आदत को ये तरीका है जिससे दूर किया जा सकेगा। जब उसको लगेगा कि टीचर मुझे नोटिस कर रही हैं तो मैं ऐसी कोई एक्टिविटी ना करूं, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। आपकी ओर बार बार निर्देश देने के बाद भी कोई छात्र कक्षा में देरी से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करना चाहोगे? अगर आप बार बार किसी बच्चे को कह रहे हो कि आप समय पे क्यों नहीं आते हो या समय पे आया करो, लेकिन वो फिर भी लेट आ रहा है, ऐसे जिद्दी आप लोग भी रहे होंगे, नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो 98 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। 98, और आप नोट करते जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो थोड़ा सा समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का ही, वो आपको सोचने का समय है। 98 का आंसर देखिए कैसे आप करेंगे। यू वुड नॉट लेट हिम इंटर इन योर क्लासरूम, क्या आप उसको क्लासरूम में एंटर नहीं होने देंगे? तो बिल्कुल नहीं। आप किसी भी बच्चे को क्लास से बाहर होने पे भी मजबूर नहीं कर सकते हैं और नहीं आने से रोक सकते हैं। इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा। यू वुड इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स गार्जियन इन दिस कंटेक्स्ट, या यू वुड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन दिस कंटेक्स्ट, और या यू वुड इग्नोर हिम। तो देखिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पे जो होगा, यहां पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के जो आंसर होंगे वो दोनों हो सकता है। इसमें लेबल की बात है। देखिए आप बार बार निर्देश देने के बाद भी, यानी आप उसे बार बार बोले फिर भी वो लेट आ रहा है, तो आप पहले प्रिंसिपल के यहाँ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानता है तो प्रिंसिपल एक्शन लेंगे, या जॉइंटली आप लोग एक्शन लेंगे कि आप उसके गार्जियन को बुलाएंगे, आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि गार्जियन से बताएंगे कि आपका बच्चा हमेशा देरी से आता है। तो यहाँ बी और सी दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है वो किस आंसर को मानती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट्स वुड नॉट फोकस देयर अटेंशन टू द लेसन टाइम टिल द टाइम, कक्षा शिक्षण में छात्र उस समय तक ध्यान पाठ पर केंद्रित नहीं करेंगे, यानी कब तक वो अटेंशन नहीं देंगे आपके टीचिंग पे, जब तक, देखिए क्यूरियोसिटी इज नॉट डेवलप इन देयर माइंड, जब तक उनके मन में जिज्ञासा विकसित नहीं होती है, या उनमें सख्त अनुशासन विकसित नहीं होता, या उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, या ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए ब्लैक बोर्ड के उपयोग से यहाँ कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है अटेंशन का। हालांकि कुछ अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे देखते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, अगर बात भी कर रहे होते हैं तो देखने लगते हैं, तो ये एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आ रही है। और दे आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं, अनुशासन बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा कि जब तक आप उनके क्यूरियोसिटी इज नॉट डेवलप इन देयर माइंड, अगर जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, आप बाकी लोगों से और बेहतर जान सकेंगे, अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। इसको पढ़ने पे आपको, आप अपने लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी इसका यूज़ कर पाएँगे। जब कुछ इस तरीके की आप पूरी भूमिका बनाते हैं, एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, एक उसका बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हैं वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ऐसा क्या आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी क्यूरियोसिटी के थ्रू ही सिखाया जा सकता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही इंटरेस्ट जनरेट होता है, और जब इंटरेस्ट होगा बच्चे में तभी वो पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ऑर्डर टू विन द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स द टीचर शुड बिहेव विथ लाइक देम। अगर आपको किसी छात्रों का विश्वास जीतने के लिए शिक्षक को उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। समझिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं सिंपली कि जो भी, अगर यहाँ पे क्या है कि एक टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बहुत सारे आंसर होते हैं।
वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पहले एक बार कराया था कि लाइक ए लीडर, एक लीडर होना चाहिए, एक गाइड के रूप में होना चाहिए, एक फिलोसोफर के रूप में होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आपको विश्वास जीतना है, आप चाहते हो कोई बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो आप उसको थोड़ा क्लोज आओगे कि जिससे उसको लगे कि हाँ, इस मैम को या सर को अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो ये इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगी या बताएंगे। तो उसके लिए क्या फादर जैसा रिलेशन? तो बिल्कुल नहीं, मदर जैसा बिल्कुल नहीं, टीचर तो आप हैं ही, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक फ्रेंड की तरह रिलेशन क्रिएट करेंगे कि जिससे आप पे वो ट्रस्ट करे, और जो भी चीज़ें उसकी प्रॉब्लम है या जो भी वो आपसे बताना चाहता है या जो आप जानना चाहते हैं वो आपको बता सके। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आज के इस क्लास में हम लोगों ने अप्रॉक्स, आपने देखा 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे 20, और ये सभी क्वेश्चंस अपने अपने फील्ड के अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेसिक थे, लेकिन जो आपको समझाना था वो मैंने आपको हर क्वेश्चन में समझाया। आई होप आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रैक्टिस पसंद आया होगा। आगे और भी क्लासेस जो जाएंगी उसको देखना ना भूलें चैनल पे। अगर आप चैनल पे देख रहे हो, ऐप पे देख रहे हो, तो जहाँ पे भी देख रहे हो ये आप सुनिश्चित कर लें कि अगली क्लास और पीछे की जो भी क्लास है उसको भी आप जरूर देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।